Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. This is All India Radio. Good evening and welcome to this edition of Market Mantra, in which we give you a complete update on the economic, business and stock market news of the day. I am Gaura Dhawanlal and with me is my co-anchor in Hindi, Sonu Sood. धन्यवाद गौरा। नमस्कार श्रोताओं, मार्केट मंत्र में आपका स्वागत है, जहां हम आर्थिक, व्यापारिक और शेयर बाजार की ताजा खबरें आप तक लाएंगे और उन पर चर्चा करेंगे। चर्चा के लिए स्टूडियो में आमंत्रित हैं वरिष्ठ आर्थिक पत्रकार टी.के. अरुण। अरुण जी नमस्कार, स्टूडियो में आपका स्वागत है। थैंक यू। और अब सबसे पहले हेडलाइंस के साथ हैं गौरा धवनलाल। Thank you, Sonu, and Arun ji, welcome to the program. A quick look at the headlines. The centre announces release of 20 lakh tons of wheat from FCI in open market for sale through e-auction. Domestic stocks close almost flat. Sensex ends below 60,700 points. Nifty settles below 17,850 level. And gold rises to trade above 56,000 rupees per 10 gram at NCE for April contracts. केंद्र ने भारतीय खाद्य निगम से खुले बाजार में 20 लाख टन गेहूं जारी करने के लिए कहा, जिसे ई नीलामी द्वारा बेचा जाएगा। घरेलू शेयर बाजार में कोई खास बदलाव नहीं हुआ। सेंसेक्स 60,700 के नीचे और निफ्टी 17,850 के नीचे हुए बंद। और अप्रैल अनुबंध वाला सोना मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज में 56,000 रुपए प्रति 10 ग्राम के ऊपर पहुंचा। Our first story of the day. The centre has announced the release of 20 lakh tons of wheat from the Food Corporation of India in the open market for sale through e-auction. The reduction in reserve price, along with the additional offloading of 20 lakh tons of wheat, will collectively help in reducing the market price of wheat and wheat products for consumers. Earlier, the Committee of Ministers, under the chairmanship of Home Minister Amit Shah, had decided to release 30 lakh tons of wheat for sale through e-auction to flour mills, private traders, buyers and manufacturers of wheat products. The Consumer Affairs Ministry said so far 50 lakh tons of wheat had been decided to be offloaded under the Open Market Sales Scheme 2023. The ministry said after the announcement of the Open Market Sales Scheme Policy 2023, the prices of wheat and atta have come down. क्या कहेंगे आप अरुण जी? एक जो टारगेटेड अप्रोच हमने अभी तक देखी है सरकार की काफी समय से, चाहे वो रिफॉर्म्स में हो, चाहे वो कोविड से जूझने में हो, आपको लगता है ये भी एक एग्जाम्पल है कि इन्फ्लेशन से जूझने के लिए जो आइटम्स ज्यादा इन्फ्लेशन दिखा रही हैं उन पर कहें कि एक वार करना टारगेटेड, क्या ये आपको लगता है कि फ्रूटफुल होगा? बिल्कुल। इसमें दो बात है। एक तो जनता के लिए फूड खास चीज होती है और उसका प्राइस बढ़ जाती है तो लोग नाखुश होते हैं। ये तो एक बात है। दूसरी बात यह है कि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में फूड का काफी बड़ा वेटेज है और उनमें व्हीट का भी काफी वेटेज है। जब आरबीआई अपना पॉलिसी सेट करती है, इंटरेस्ट रेट को बढ़ाना है या घटाना है, जो भी तय करते हैं, वो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स को देखते हैं। तो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स को कंट्रोल करना आरबीआई की पॉलिसी को इन्फ्लुएंस करने की तुल्य है। तो इसमें भी इसका काबिलियत होता है। अगर व्हीट प्राइसेस कम हो जाते हैं, गेहूं और सस्ता हो जाता है, तो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में उसका असर होता है, वो उतना ज्यादा बढ़ता नहीं। तो आरबीआई को फिर इंटरेस्ट रेट बढ़ाने की जरूरत उतना नहीं पड़ता, वो प्रेशर कम हो जाता है। ये इसका खासियत है। और इसको अगर हम दूसरे पहलू में देखें तो ये भी कहा जाता है, एक स्कूल ऑफ थॉट है कि जो फूड प्राइसेस हैं, फूड आइटम्स के, उनमें कोई खास असर नहीं पड़ता इंटरेस्ट रेट बढ़ाने से। सो शायद इनके लिए इस तरह के जो फूड मैनेजमेंट के जो स्टेप्स हैं, चाहे वो रिजर्व प्राइस को कम करना हो या सप्लाई को बढ़ाना हो मार्केट में रिजर्व से, अपने फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के रिजर्व से निकाल के, आपको लगता है कि ये ज्यादा इफेक्टिव होगा? ये डायरेक्शन कॉजेशन उल्टा है। मतलब इंटरेस्ट रेट से फूड पे नहीं है, फूड से इंटरेस्ट रेट पे फर्क होता है। तो अगर आप फूड प्राइस को कंट्रोल करेंगे, फिर उतना अपवर्ड प्रेशर इंटरेस्ट रेट पे नहीं रहता।
Right. Arunji, when we talk of wheat, and of course wheat is a major grain which is consumed in the country, looking at a larger zoom out picture of food security, and I think somewhere even in the consumer mind, if prices particularly of wheat are going up, then the whole, I think the feeling approach rather than just the figures, and we're talking of the index, but it also helps in, giving a sense of security, that food security, we are okay. Does that happen? See, food security doesn't depend on just the price at the moment. Right. It depends on what kind of stocks we have, the ability of the system to distribute the food at the right place at the right time across the country. In that right, India is well placed in this. But we must also understand we live in an interdependent world. After the Ukraine war, despite India having more than 200 million tons of grain in our stocks, when food prices went up globally, food price went up in India also. We had domestic supply. But our prices tend to be influenced by the global price. And if the global price goes up, then that has an effect on Indian prices too. We cannot be completely insulated. So this is the reality. So we are secure in terms of availability of food. But in terms of the price of food, because of all these global pressures, our price will also be affected. If fuel prices go up, the cost of transporting food goes up, and that will be reflected in the end cost, unless the government bears that subsidy. Of course, through the FCI and the public distribution system, the cost is borne by the government through subsidy. Therefore, it doesn't affect us. But in the open market, when the price of fuel and transportation go up, that price goes up, then naturally food prices will also go up. तो आपको लगता है कि जो और भी कदम सरकार ने उठाए कि एक्सपोर्ट्स को कर्ब किया वीट की, और जो इंपोर्ट ड्यूटी है वो हटाई ताकि इंपोर्ट्स ज्यादा सहूलियत से आ सकें, जैसा आपने अभी कहा था कि गेहूं एक बहुत ही बेसिक कमोडिटी है, जो गरीब से गरीब तबके का जो एक इंसान है उसको भी एक उसकी नेसेसिटी है. सो आपको लगता है कि ये एक मल्टी प्रोंग्ड अप्रोच जो सरकार की है वो वीट प्राइसेस को कर्ब करने में या कंट्रोल में रखने में कामयाब होती दिखती है? देखिए, अगर आप वीट की एक्सपोर्ट एकदम बंद कर देंगे, इसका नुकसान होता है फार्मर को, जो गेहूं पैदा करते हैं उसको बेच के अपना कमाई होता है. अगर उसका एक मेजर आउटलेट मार्केट बंद कर देते तो उनके लिए नुकसान है, कंज्यूमर के लिए अच्छा है. तो ये दोनों को मैनेज करना सरकार के लिए बहुत जरूरी होता है. बैलेंस्ड अप्रोच. तो इकोनॉमिस्ट बोलेंगे कि बैन करने से अच्छा है अगर आपने एक्सपोर्ट टैक्स लगाए या इंपोर्ट ड्यूटी लगाए और उसको वेरी करते रहे. और जब एक्सपोर्ट प्राइस दुनिया में बहुत बड़ा होते हैं, आप एक्सपोर्ट टैक्स बढ़ा दीजिए ताकि बहुत अच्छा प्राइस मिलने से ही आप एक्सपोर्ट करेंगे. लेकिन आपने एकदम बैन कर दिया तो उससे फार्मर को नुकसान होता है. सो दिस मॉडरेशन, सरकार ने आई थिंक ये अडॉप्ट भी किया है, ये अप्रोच, फ्लेक्सिबल अप्रोच जो हमने देखा है हाल के दिनों में. This moderation and wanting to bring your attention, Arunji, to you earlier spoke of the PDS. Historically, we've always said that we've had a surplus of grains, but it's the distribution system where we've struggled. Where are we positioned now on that? What are some improvements that we've made there? The PDS has been well functioning for the last, at least 20 years. Okay. It has been pretty well placed. That's not a problem. And because of the communication revolution through telephony, the spread of mobile telephony across the country, if there is a major problem, stress point somewhere, that information reaches the powers that be and it is immediately remedied. अमर्त्य सेन ने जो बोला है कि फैमिन्स डेमोक्रेसी में मरना बहुत फैमिन के वजह से लोगों को मरना बहुत रेयर होता है, क्योंकि डेमोक्रेसी के जो प्रेशर्स है, इन्फॉर्मेशन से लोगों को पता चलता है, सरकार मजबूर होते हैं कुछ एक्शन लेने के लिए. वो हमारे देश में भी है. और एक और जो सरकार का है डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, जो बहुत कहें कि एक बड़े पैमाने पर अब ऑपरेशनल हो गया है. आपको लगता है कि इससे भी जो आप कह रहे थे कि जो फार्मर्स के लिए, फार्मर्स का हित भी ध्यान में रखना जरूरी है, इससे या किसान सम्मान निधि जो योजना है, इस सब से भी जो फार्मर्स हैं उनको संबल मिला है, फार्मर्स प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस, कैसे देखते हैं आप कृषि क्षेत्र में जो स्टेप्स उठाए गए हैं उनको? देखिए, सरकार ने कुछ फार्म लॉस ले आने की कोशिश की थी. वो
अच्छे उद्देश्य किया गया था। जिस तरह से फार्मर्स के ऊपर उसको प्रेजेंट किया गया और उनका थोड़ा चॉइस एकदम से हटाया गया, उनसे वो नाराज थे। लेकिन सच ये है कि हम हर साल एमएसपी मिनिमम सपोर्ट प्राइस बढ़ाते बढ़ाते दुनिया के मार्केट से बाहर होते की ट्रेंड है, वो हमारे लिए सस्टेनेबल नहीं है। हमारा एडिबल ऑयल्स नहीं है, हम इंपोर्ट करते हैं। पल्सेस नहीं है, हम इंपोर्ट करते हैं। हमारे पास गेहूं और चावल इतना ज्यादा होते हैं कि सरकार की गोदाम में वो भरे जाते हैं और फिर खराब हो जाते हैं। तो ये सब में एक तुलना ले आना बहुत जरूरी था। सो एंड बैनिंग एक्सपोर्ट ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस डजंट रियली हेल्प creating this balance in our crop system. So, but that's a longer term project. And I think these are various compulsions that are navigated differently, but finally you're saying that a complete ban is a no-no. Exactly. What is always good is a balanced and a moderated approach, which has got flexibility within. You also reevaluate. You, earlier when we were talking of, people coming together, cooperatives being set up, and so agricultural cooperatives, there's been a huge movement in that from output to outlay. How do you think that is going to really affect the cooperatives coming in? The organization laws were brought in to actually legalize and streamline with checks and balances how cooperatives function. See, in this country we believe that cooperatives work only in the dairy sector. Now, in the most capitalist of the world's countries, cooperative movement is what actually upholds agriculture. In the US, across sectors, agriculture. In the US, farmers in many sectors are under cooperatives. The largest dairy producer in the world, is New Zealand. They are cooperative. In France, in Denmark, in the Netherlands, cooperatives account for more than 60% of farm produce. So cooperatives are very, very important for the farm sector. But in India, we are used to seeing cooperatives only as being limited to the dairy sector. Because of that success story that Amul had and Lloyd, right? Yes. और एक और चीज आपने अभी बात की दालों की। दालों में हमने कुछ समय पहले देखा था कि प्राइसेस बहुत बढ़ गए थे और फिर सरकार ने इंसेंटिवाइज करना शुरू किया ताकि दालों को ज्यादा उगाया जाए, जो फार्मर्स हैं उनके द्वारा बनिस्बत वीट के या राइस के, जैसा आप कह रहे हैं कि उनकी ज्यादा उगाई होती है। तो आपको लगता है कि ये जो इस तरह की इंसेंटिवाइजिंग मैकेनिज्म्स हैं, उसके लिए भी ये एमएसपी या बाकी जो वो सब्सिडीज देती है सरकार, चाहे वो लोन्स के लिए हो, टारगेटेड अप्रोच उसमें बहुत जरूरी है? देखिए, हम तो एमएसपी ग्रीन रेवोल्यूशन के टाइम से देते रहे हैं और ग्रीन रेवोल्यूशन की वजह से हमें फूड सिक्योरिटी है। लेकिन सिर्फ गेहूं और चावल से बनता नहीं है ना। अभी इस बजट में मिलेट की बात की है, बिल्कुल अच्छी बात है, तो डाइवर्सिफाई होना चाहिए ग्रेन्स। इसके अलावा जिसकी हमें कमी है और हम इंपोर्ट कर रहे हैं, ऑयल, एडिबल ऑयल, उसका ऑयल, रिफाइंड ऑयल और ऑयल सीड्स, सिमिलरली लेंटिल्स, वेरियस काइंड्स ऑफ protein giving pulses. We don't produce enough in this country. So we need to incentivize their production, increase their output, and see whether we can reduce some of the output of wheat and rice of which we have an excess. बट ओवरऑल अगर हम एग्रीकल्चर सेक्टर की बात करें तो कोविड का समय जब था, जब सारे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, सर्विसेज सेक्टर काफी उसमें थे, स्ट्रेस में थे, तब भी एग्रीकल्चर सेक्टर स्टूड अप. सो क्या कहेंगे आप, ओवरऑल हमारा जो कृषि क्षेत्र है वो एक मजबूत धरातल पर है? वो रिलेटिव स्तर पर देखा जाए तो मजबूत है. इफ यू लुक एट आवर जीडीपी फिगर्स, 2021-22 का जीडीपी ग्रोथ में, या सॉरी 21-22 का जीडीपी ग्रोथ में एग्रीकल्चर has done well. Industry's growth rate over the last 5 years has averaged 3%. Agriculture has done 3.5%. Right. So agriculture has been relatively robust. But at the same time, अगर आप प्रोडक्टिविटी देखेंगे, पर हेक्टर कितना गेहूं उगते हैं या पर काऊ कितने मिल्क हम पैदा करते हैं, हम दुनिया के एवरेज से बहुत पीछे. तो उसको एक पॉजिटिव वे में भी देखा जा सकता है. जैसे हमारी सरकार हमेशा अपॉर्चुनिटी देखती है एडवर्सिटी में कि बहुत स्कोप है बढ़ाने का यील्ड. हाँ, बिल्कुल. अब देखिए, अब बिहार में
कितना पॉसिबिलिटी है। अगर वहां दिन में वहां रिलायबल पावर सप्लाई हो जाता है, ऐसे एक फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री वहां हो सकता है जिसकी वजह से पैदाइश भी ज्यादा होगा, पीपल विल प्रोड्यूस मोर एंड देयर विल बी ग्रेटर वैल्यू एडिशन एंड जॉब क्रिएशन, पॉवर्टी एलिविएशन, सो मेनी एंड देयर इज सच रिच सॉइल वेयर मेनी थिंग्स कैन ग्रो। आपने डाइवर्सिफिकेशन की बात की, तो सर्विसेज सेक्टर में से जुड़ी एक स्टोरी है जो डाइवर्सिफिकेशन का बहुत एक रोचक पहलू बता रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नागरिकों, विशेषकर युवाओं से सर्वश्रेष्ठ पर्यटन ग्राम प्रतियोगिता में भाग लेने तथा देश की बड़ी पर्यटन क्षमता का प्रदर्शन करने का आग्रह किया है। इस प्रतियोगिता का उद्देश्य उन गांवों को सम्मानित करना है जो स्थानीय कला, संस्कृति और जीवन शैली को बढ़ावा देते हैं। इस प्रतियोगिता से आर्थिक, पर्यावरणीय और सामाजिक स्थिरता, बुनियादी ढांचे तथा संपर्क, स्वास्थ्य और सुरक्षा सहित कई अन्य क्षेत्रों का भी मूल्यांकन हो सकेगा। जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर इस प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा। टूरिज्म सेक्टर, सर्विसेज सेक्टर, आपको लगता है कि ये जो हमारा सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूटर है जीडीपी में, ये अब जो एक स्ट्रेस पीरियड था कोविड की वजह से उससे बाहर आ गया है और इस तरह के पहल, चाहे वो कोई भी सेक्टर हो, सर्विसेज से जुड़ा हुआ, बहुत जरूरी है? बहुत जरूरी है। ये बहुत जरूरी इसलिए भी है कि आप देखिए, व्हेन पीपल बिकम मोर एंड मोर प्रॉस्परस, दे वांट टू ट्रैवल। हमेशा जो जनता गरीब है वो सिर्फ अपने मजहब के नाम पे ट्रैवल करते हैं। कोई एक्सक्यूज तो चाहिए, आप अपनी जिंदगी से अब उसका मुसीबत से निकाल के कहीं बाहर जा रहे हैं। सो लाइक अ पिलग्रिमेज एंड थिंग्स लाइक दैट, राइट। बट वंस दे हैव अ लिटिल मोर इनकम, they can afford to travel for the fun of pleasure of traveling, right? अगर travel destinations वही रहे जो पहले से थे, उसके ऊपर जो प्रेशर बढ़ेगा, आप सोच सकते हैं क्या है। अब जैसे हम उत्तराखंड में देख रहे हैं, कुछ ही चुनी गनी जगह पे लोग सब इकट्ठे होंगे, डूब जाएंगे, है ना। एवरीबडी वांट्स टू गो टू ओनली टू कन्याकुमारी और टू पुरी, then you can imagine the pressure on these places. So इसका भी डाइवर्सिफिकेशन होना बहुत जरूरी है। नए नए टूरिस्ट केंद्र विकसित होना और लोगों को अट्रैक्ट करना, वो सिर्फ वहां के लोकल इकोनॉमी के लिए सिर्फ अच्छा नहीं है, ये पूरे देश के लिए अच्छा है। And earlier we were talking of potential. The scope is so tremendous. Yes. We have that because there are small little areas, so beautiful. I think India is populated but undiscovered in so many ways. Oh, yes. All along the western coast, from Goa all the way to Kerala and Kollam, the beaches are just beautiful, but only some have been developed, yes. Only some are known, and the rest yet remain to be developed. और अगर आप कनेक्टिविटी की बात करें तो ये जो हमारा पूरा देश इतने सुंदर स्थलों से भरा हुआ है, उनको कनेक्ट करने के लिए चाहे वो रोड नेटवर्क हो या रेल नेटवर्क हो या एयरपोर्ट नेटवर्क हो, बहुत बजट में भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए जो इतना उन्होंने एलोकेशन किया है वित्त मंत्री ने, आपको लगता है कि ये एक मल्टीप्लायर इफेक्ट का काम सिर्फ टूरिज्म सेक्टर के लिए ही नहीं, पूरी इकोनॉमी के लिए बिल्कुल करेगा? वो तो बिल्कुल है, राइट। तो उसके आपके प्राइमरी और सेकेंडरी बेनिफिट्स क्या देखते हैं, ब्रीफली अगर आप हमें बताएं तो? देखो, ट्रांसपोर्ट इज अ बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर इंडस्ट्री, फॉर एनी काइंड ऑफ सर्विसेज। वन रीजन व्हाई चाइना इज एबल टू बी सच ए सक्सेसफुल एक्सपोर्टर इज दैट दे हैव फैंटास्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर। अगर फैक्ट्री से कुछ चीज बनी तो उसको पोर्ट तक ले जाने में बहुत कम टाइम लगता है। Right. So transport is a huge enabler. You're right. Our logistics cost is very high as compared to a proportion of the final export price. हमारे लॉजिस्टिक्स का कॉस्ट जो है बहुत बड़ा है। जितना हम उसको कम कर सकते हैं, हमारे ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ जाता है। Right. And in fact, you're talking of infrastructure, Arunji. In fact, the G20, when the ministers, the foreign ministers are coming and when the central bank governors are going to be talking, infrastructure financing is going to be a huge area of discussion. Yes. But infrastructure financing is more a function of, the quality of the project. Okay. अगर आपका प्रोजेक्ट ढंग से है, right. अब लोग good quality roads, good quality. They are only too eager to deploy money in good projects. Okay. If you can provide the guarantee of a return, they will be happy to invest. Right.
आइए अब चलते हैं शेयर बाजार की ओर। सेंसेक्स और निफ्टी आज बिना किसी खास बदलाव के बंद हुए। सेंसेक्स 60,700 के नीचे आ गया और निफ्टी 17,850 से नीचे आकर बंद हुआ। नकारात्मक वैश्विक संकेतों के बीच दोनों सूचकांक मामूली गिरावट में रहे। कारोबार की समाप्ति पर बंबई शेयर बाजार का सेंसेक्स 19 अंक कम होकर 60,673 पर बंद हुआ। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी भी 18 अंक कम होकर 17,827 पर बंद हुआ। व्यापक बाजार की बात करें तो बीएसई मिड कैप सूचकांक 0.21% की गिरावट में रहा और स्मॉल कैप सूचकांक में 0.31% की गिरावट दर्ज हुई। The Sensex and the Nifty today closed almost flat. An index of the top 30 companies at the Bombay Stock Exchange, the Sensex, ended below 60,700 points. The index of the top 50 companies at the National Stock Exchange, the Nifty, closed below 17,850 level. Both stocks slipped marginally amid negative global cues. The Sensex lost 19 points to finish at 60,673. The Nifty 50 also fell 18 points to settle at 17,827. In the broader market at the BSE, the mid-cap index slipped 0.21% and the small-cap index declined 0.31%. In the Sensex pack, 13 companies posted gains while 17 witnessed losses. NTPC was the top gainer as it rose 3.2%, followed by Reliance, which gained 0.8%. Tata Steel added 0.8%. On the other hand, Tata Motors and Sun Pharma both lost 1.4%. Ultratech Cement slipped 1.1%. In sectoral indices at the BSE, 5 sectors logged gains, while 15 ended with losses. The power sector climbed 1% and the utilities index added 0.7%. On the other side, realty declined 1%, while IT and tech, both sectors, fell 0.8%. The overall breadth of the BSE trade was negative as shares of 1,411 companies gained while 2,046 fell. Shares of 140 companies remained unchanged. रुपए की बात करें तो अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया आज डॉलर के मुकाबले 82 रुपए 80 पैसे प्रति डॉलर के स्तर पर बंद हुआ। 6 अन्य प्रमुख मुद्राओं के समूह के मुकाबले अमरीकी डॉलर की मजबूती मापने वाला डॉलर सूचकांक 0.18% की वृद्धि से 104.05 पर था। अरुण जी, आज लगभग फ्लैट बंद हुआ है बाजार। सेंसेक्स 60,000 के ऊपर ही है। कैसे देखते हैं आप अभी स्टॉक मार्केट की स्थिति को इन टर्म्स ऑफ सेंटिमेंट एंड आगे के प्रोस्पेक्ट्स? देखिए, स्टॉक मार्केट का काफी असर बाहरी प्रेरणा से होते हैं। यूएस फेड का पॉलिसी, अभी तो उनका मिनट्स निकले हैं, तो ये सब सिर्फ हमारे डोमेस्टिक फैक्टर्स की वजह से नहीं है। इस पूरे महीने में अभी तक पोर्टफोलियो फ्लोज फ्रॉम अब्रॉड हैव बीन नेगेटिव। ज्यादा नेगेटिव नहीं है, लेकिन कुल मिला के देखें तो नेगेटिव है। पैसा बाहर गए हैं, फिर भी मार्केट ठीक ही है, तो इतना कोई इसमें घबराने की बात तो है नहीं। तो जो डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स का जो वो है सपोर्ट, वो अभी भी स्ट्रांग बना अभी स्ट्रांग है, लेकिन उसमें एक प्रॉब्लम है कि अगर बैंकों का डिपॉजिट रेट बढ़ जाएंगे तो कुछ लोग पुरानी आदत में फिर फंस जाएंगे कि पूरे पैसे बैंक एफडी में डालो, तो म्यूचुअल फंड में जो पैसे जाते हैं वो थोड़ा कम हो सकता है, जिसकी वजह से फिर भी स्टॉक मार्केट का सपोर्ट थोड़ा कम हो सकता है। Right. But the good part is that somewhere it's maintaining the range of 60 plus and, you know, it's 60 is holding, it's going up to just under 62. It's keeping that That's right. range. That's right. आपने यूएस फेड की बात करी, उनके जो मिनट्स आए हैं, आप हमें थोड़ा बता सकते हैं कि यूएस फेड का भी क्या अप्रोच है और वो कैसे आपको लगता है अफेक्ट करेगा मार्केट्स को? अब यूएस का एक पेक्यूलियर हाल है कि वहां की इकोनॉमिक ग्रोथ खत्म नहीं हुआ है, जॉब क्रिएशन अब भी स्ट्रांग है, तो यूएस फेड ये नहीं समझता है कि हम अभी रेट्स बढ़ाना बंद करें। तो अगर वो रेट बढ़ाते रहेंगे तो बाकी सारे सेंट्रल बैंक भी अपना रेट बढ़ाने में मजबूर होंगे। तो उनके लिए, जो उनकी इकोनॉमी के लिए गुड न्यूज, हमारे लिए बैड न्यूज है। सही बात है। Okay, right.
ओके, इस चर्चा को आगे बढ़ाने से पहले एशियाई बाजारों पर एक नजर डाल लेते हैं। अधिकांश एशियाई बाजारों में आज रुख मिला जुला था। चीन का शंघाई कंपोजिट सूचकांक 0.5% की बढ़त पर और दक्षिण कोरिया का कॉस्पी 0.2% की वृद्धि पर थे। दूसरी ओर हांगकांग का हैंगसेंग 1.7% की गिरावट पर था। जापान के निक्केई में 0.2% और सिंगापुर के स्ट्रेट्स टाइम्स सूचकांक में 0.1% की मामूली गिरावट थी। यूरोपीय क्षेत्र की बात करें तो यहां दिन के कारोबार में मंदी का रुख था। लंदन का फुटसी 0.2%, फ्रांस का कैक 0.3% और जर्मनी का डैक्स 0.4% के नुकसान पर थे। In the US, today was President's Day, also known as Washington's birthday. The US stock markets remained closed yesterday. Brent crude oil prices today steadied after early decline supported by better than expected business activity data as well as supply curbs and hopes for a Chinese demand recovery. In intraday trade, Brent crude was trading at $83.90 per barrel, while WTI crude prices were at $77.10 per barrel. Arunji, you think oil is now going to move in a narrow range and we're not going to expect any surprises either way? No, oil will strengthen. Okay. And we should actually be following the Urals index, the Russian Urals oil, which we are buying increasingly, because we are going to increase our imports from Russia. And, you know, the Europeans are actually quite, what is the word, hypocritical about this. Okay. They have put a ban on import of Russian crude and refined products. But if India and China import Russian crude, refine them, and sell the diesel and petrol from these Russian crude back into the European market, they are quite happy to buy it. Okay, all right. And we are doing that. So everybody is seeing their self-interest. Yes. Yes. चाइना में डिमांड रिकवरी की होप्स जो ऑयल मार्केट देख रही है और शायद चाइना की जो डिमांड रिकवरी उस पर पूरे विश्व की नजर होती है, वो कितना क्रूशियल फैक्टर है ग्लोबल इकोनॉमिक रिवाइवल के लिए? बहुत वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए, उनका इकोनॉमी अभी यूएस इकोनॉमी के थोड़ा सा कम नीचे है। इट इज वन ऑफ द लार्जेस्ट इकोनॉमीज इन ह्यूमन हिस्ट्री। अगर वो तेजी से बढ़ता है, द pace of economic activity, the demand for metals, oil, other commodities, सब बढ़ जाएंगे। तो उनका प्राइस तो हमारे लिए अच्छा नहीं होगा कि वो बढ़ जाएगा, लेकिन जो कमोडिटीज जो चाइना इंपोर्ट करेंगे, जहां से वो निकलते हैं, उन देशों में फिर डिमांड बढ़ जाएगा और इंडिया जैसे देश वहां एक्सपोर्ट कर सकते हैं। So Chinese recovery is good for the global economy, and that is good for the Indian economy as well. Great opportunity for us. Yes. And briefly, maybe जो ग्लोबल रिसेशन है उसका शॉक थोड़ा कम हो सकता है। Yes, yes. कुशन, एक कुशन की तरह है चाइना की इकोनॉमी। बिल्कुल। आइए अब देखते हैं प्रेशियस मेटल्स में कैसा प्रदर्शन रहा। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज में अप्रैल में आपूर्ति किए जाने वाले सोने का मूल्य 185 रुपए बढ़कर 56,030 रुपए प्रति 10 ग्राम पर था। मार्च अनुबंध वाली चांदी 145 रुपए की गिरावट के साथ 65,605 रुपए प्रति किलो पर थी। उधर न्यूयॉर्क मर्केंटाइल एक्सचेंज में सोना मंदी के साथ $1,840.40 प्रति आउंस पर था, जबकि अंतर दिवसीय कारोबार में चांदी लगभग बिना किसी बदलाव के $21.90 प्रति आउंस पर थी। ब्रीफली, आपको क्या लगता है डोमेस्टिक जो प्राइसेस हैं वो अभी किस डायरेक्शन में जाती लगती हैं? कमोडिटी प्राइसेस आर ऑलवेज कोरिलेटेड। गोल्ड इज अ ट्रेडेड कमोडिटी, इंक्लूडिंग स्मगल कमोडिटी. So global prices affect Indian prices. अगर it has been moving up. See, अगर stock prices बहुत तेजी से बढ़ते हैं तो लोग गोल्ड में इन्वेस्ट नहीं करते हैं. When stock prices become, they move sideways or go down, फिर commodity पे लोग निवेश करते हैं, गोल्ड पे निवेश करते हैं, सिल्वर का भी काम है. तो it depends on how the stock prices are moving. समय समाप्त हो रहा है, सो हमें चर्चा को भी यहीं विराम देना होगा। अरुण जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आप शामिल हुए और आपने हमारे श्रोताओं को बहुमूल्य जानकारी दी। Thank you. Thank you, Arun ji, for joining us in the studio today. And now, before we close, a reminder of the headlines. Centre announces release of 20 lakh tons of wheat from FCI in the open market for sale through e-auction. Domestic stocks close almost flat. Sensex ends below 60,700 points. Nifty settles below 17,850 level. And
Gold rises to trade above 56,000 rupees per 10 grams at MCE for April contracts. And that's it in this edition of Market Mantra. Namaskar. Market Mantra.